नमस्कार, चंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी करंट अफेयर की सीरीज जो है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हम लगातार ये तीनों महीने का जो भी होगा हम ये जनवरी, फरवरी, मार्च का एक साथ करवाने वाले हैं, जिसमें ये मंथ वाइज पूरे के पूरे जो करंट अफेयर रहते हैं आपको मिलते हैं और साथ ही साथ जो आपके हिसाब से जो सिलेबस है वो कवर आउट करेंगे। किन किन एग्जाम के लिए मैं अभी जस्ट बता देता हूं आपको। किन किन एग्जाम के लिए, जैसे आपके अभी जो एग्जाम आने वाले हैं, आपने ध्यान दिया होगा तो लेखपाल के आने वाले हैं, है ना। यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम हैं, यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम हैं ये पूरे कवर करेंगे। साथ ही साथ अभी अपना जीआईसी का होने वाला है, उसमें कवर होंगे। और जितने भी आने वाले 1 से 1.5 महीने में एग्जाम है पूरा का पूरा करंट अफेयर करता है। अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पर जा करके पुराने वाले लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं, जो आपके 6 महीने का, ओनली 6 मंथ का आपको करंट अफेयर ध्यान देना है यहाँ पे। क्यों 6 मंथ का मैं विशेष रूप से कह रहा हूं, क्योंकि ये जो करंट अफेयर होते हैं आने वाले एग्जाम के लिए लगभग 70 से 80% कवर आउट करते हैं। अब जिस एग्जाम में 70 से 80% यही सिर्फ आने वाले हैं तो आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे इतना कुछ नहीं लाते हैं जो आपका यूं कहें कि मोटी मोटी जो बन जाता है आपका पूरा हिसाब, वो बिल्कुल भी इनजस्टिबल होता है ना। तो हम वो कुछ काम की बातें लाते हैं और ये सीरीज पिछले 1 साल से चल रही है और अभी हम जनवरी, फरवरी, मार्च का तीनों फटाफट करवा के आपका रिवाइज करवाते हैं, ताकि आप करंट अफेयर में कहीं भी कुछ भी मार्क्स से आप छूटने ना पाए। आइए समझते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई सामने। अभी आपने देखा था 18th बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था और लगभग वो 2 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था साहब? 2 चरणों में। चूंकि ये रिवीजन है तो आप बस सुनिए, समझिए। पीडीएफ आपको चैनल पे मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे और साथ साथ एप्लीकेशन पे भी। और रोज पर डे हमारे चैनल पे टेलीग्राम पे आपको बहुत सारा जो है एक तरीके का इंफॉर्मेशनल जो पीडीएफ होता है 1 पेज का, वो रोज के रोज जो है चैनल पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो आप उसे देखते रहें। ऐसे जो आप रील स्क्रॉल करते हैं उस रील के बदले अगर आप 5 मिनट बस इसको देखें तो भी आपका करंट अफेयर इंप्रूवमेंट पर डे का होता रहता है और उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। पॉइंट ये है, जरा हम 18th बिहार विधानसभा की बात कर रहे थे, इसमें जरा हम लोग और ध्यान देते हैं कि क्या खास बात थी। कहते हैं कि भैया जो बिहार विधानसभा है उसमें कितनी सीटें? 243 सीटें। जिन बच्चों का बीपीएससी 4.0 एग्जामिनेशन है वो भी इस करंट अफेयर को अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, है ना। 243 सीट है वहां पे। मतगणना कब हुई? 14 नवंबर को और लगभग 7.43 करोड़ मतदाता वहां पे है। ये बीपीएससी वालों के लिए जरूरी बात है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, है ना। अब खास बात क्या है, इन जो 7.43 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 4 करोड़ के आसपास जो है पुरुष हैं और 3.5 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं और ट्रांसजेंडर लगभग 1725 है। इतने लोगों ने वोटिंग वहां पे करा, है ना। तो क्या क्या निकल के सामने आया आप देख रहे होंगे। निकल के सामने ये आया कि हमने देखा कि एनडीए वहां पे पूर्ण बहुमत प्राप्त कर ली, यानी एनडीए गठबंधन को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 202 सीटें प्राप्त हुई, जिसमें बीजेपी को 89 सीट प्राप्त हुई, है ना। और जनता दल यूनाइटेड को आप मिला जो है वो 85, फिर एलजेपी को मिला 19, है ना। और साथ ही साथ एलजेपी को मिला 19, हमको 5 और आरएलएम को 4। आपको सारी सीटें याद करने की जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटा ये जाने कि 202 उनको मिला है और इंडिया गठबंधन को 35 सीटें मिला है सब मिला करके, है ना। जेडीयू को मिला 85, जो वहाँ की लोकल जो है पार्टी है, और उसी तरीके से आरजेडी को वहाँ पे 25 सीट मिल गई है। चलिए समझते हैं आगे। अपना काम का बस इतना ही था, 243 सीट, है ना। जीता कौन, कितने सीटें मिले, बात खत्म हो गई। अब सर्वाधिक मत से जीतने वाला वहां का पर्सन कौन है? कलाधर मंडल वहां के विधायक बने हैं। कलाधर मंडल ये कहां के विधायक है साहब? सुपौल के हैं। और किस पार्टी से हैं? जेडीयू से हैं। और क्या खास बात है? खास बात यह है कि न्यूनतम मत से भी जीतने वाला पर्सन को भी पूछ सकता है, तो उनका नाम क्या है? राधा चरण साहू है।
ये किस पार्टी से हैं? जेडीयू से, है ना। जगह का नाम है संदेश, है ना, बिहार में एक जगह है उसका नाम है। ठीक है, बढ़िया। महिला विधायकों की संख्या 29 है, आपको याद रख लेने हैं। महिला विधायकों की संख्या कितनी? 29, है ना। कब था? 2025 में। और 25 में मतलब 2020 में ये सीट जो है 25 थी विधायकों की, जो कि 4 बढ़ी है, 29 सीटें हो गई हैं। शपथ ग्रहण नीतीश कुमार बने, लेकिन अभी आपको पता है कि क्या स्ट्रेटेजी चल रही है। नीतीश कुमार अब वहां से इस्तीफा दे चुके हैं, बट ये हम रिवीजन क्लास करवा रहे हैं करंट अफेयर का, ताकि आपका छूटे नहीं, इसलिए ये जनवरी मंथ का है, इसलिए आपको कवर आउट किया जा रहा है। तो नीतीश कुमार बने थे, नीतीश कुमार का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। और कितनी बार वो मुख्यमंत्री बने थे साहब? 10 बार, ये बात याद रखिएगा, 10 बार ये जो है सीएम बने हैं, है ना। और जो 20 नवंबर गांधी मैदान पटना में इन्होंने जो है क्या लिया? शपथ लिया। आरिफ मोहम्मद खान साहब जो है वहां के राज्यपाल हैं। इतनी बेसिक बात, इससे अलावा आपको वहां के इंफॉर्मेशन में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आपके काम का जितना रहेगा उतना ही तो पढ़ेंगे। ढेर सारा पढ़ के क्या फायदा जब आपको कुछ समझ में ही नहीं आए। या दिमाग भी तो एक अदर सब्जेक्ट के लिए जगह बनानी चाहिए, भर जाएगा तो कहां से आएगा, है ना। चलिए, सही है। देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले जो मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार बने जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब सबसे लंबे कार्यकाल वालों में 8वां स्थान है इनका। सबसे लंबे कार्यकाल का मतलब समझिए कि जैसे लंबा मतलब लगातार काम कर रहे हैं, उस हिसाब से ये 8वें हैं। वैसे पहले वाले स्थान पे कौन? तो पहले वाले स्थान पे पवन कुमार चामलिंग, ये सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे जो सबसे लंबा कार्यकाल अपना करे हैं, है ना। लखनऊ को पाक कला, अब अपने यूपी का खास बात है, जरा ध्यान से सुनिए और समझिए यूपी वालों, है ना। कहते हैं लखनऊ को पाक कला श्रेणी में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। इतने से खास बात है, लखनऊ को पाक कला श्रेणी में क्रिएटिव सिटीज में शामिल किया गया। क्या इतनी बात आपको याद रहेगी? बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो ये पाक कला श्रेणी है, ये मिलता कैसे है और देता कौन है? तो विश्व में अभी तक 408 शहर हैं जो इस सूची में शामिल किए गए हैं। ये जो लिस्ट बनी है 408 शहरों का एक लिस्ट है जो इसमें शामिल किया गया है। और इस साल 58 शहरों को सम्मिलित किया गया है। 58 शहरों को सम्मिलित किया, ये यूनेस्को शामिल करता है। और यूनेस्को शामिल करने के साथ साथ और भी कुछ खास बात यूनेस्को के बारे में हम लोग ध्यान दे लेते हैं। लखनऊ को पाक कला श्रेणी में शामिल कर लिया गया है ना। पाक कला श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। 408 शहर अब तक शामिल हो चुके हैं। इस साल 58 शहर सम्मिलित किए गए हैं। इतनी सी बात थी, लेकिन हमें जानना है कि ये जो पाक कला के साथ साथ जो इतना बड़ा लिस्ट है उसमें कौन कौन आते हैं। तो साहब आप ध्यान दे लो, यूनेस्को का ये जो सिटीज नेटवर्क है जिसको यूसीसीएन बोलते हैं, है ना, श्रेणियों में समर्पित किया गया। 8 श्रेणियां जो बनाई गई हैं, इन शहरों का नेटवर्क है जो इसको शामिल किया गया है। जो आप देखते हो पाक कला श्रेणी, ये श्रेणी जिसमें 408 जो शहर शामिल किए गए हैं, उनमें कुछ श्रेणियां हैं। उन श्रेणियों की संख्या कितनी है? 8 है। तो श्रेणियों को जरा ध्यान लेते हैं। तो पहला श्रेणी है संगीत, है ना। दूसरा श्रेणी है डिजाइन, तीसरा श्रेणी है गैस्ट्रोनॉमी, चौथा श्रेणी है वास्तुकला, पांचवा श्रेणी है साहब शिल्प और लोक कला, और छठा है फिल्म, सातवां है लिटरेचर, और आठवां क्या है? मीडिया कला है। आप इन बातों को एक बार बस सुनिए, और आपके एग्जाम में जब एमसीक्यूज की बारी आए तो आप वहां पे एलिमिनेशन तरीके को अपनाएं। एलिमिनेशन तरीके से अपनाने से फायदा ये है कि आपको वहां पे ढूंढना कौन सा नहीं है, फटाक से 2 ऑप्शन आपको वहां से गायब हो जाते हैं। बस आपके सामने से आपके जहन में एक न एक बात गुजरी हो, यानी इससे रिलेटेड बातें। अब थोड़ा सा और खास बातें हैं। लखनऊ को जब शामिल किया गया तो कुछ बात निकल के सामने आई, है ना। जब लखनऊ को शामिल किया गया तो जो पहले श्रेणी 8 था,
है ना, 8 था, उसकी संख्या अब बढ़कर 9 हो गई। अब वो जो 9 शहर हैं, सॉरी श्रेणी तो अभी भी 8 ही हैं, जो 9 शहर हैं वो भारतीय शहर हैं। उन भारतीय शहरों के नाम कौन कौन से, जरा ध्यान दे लेते हैं। पाक कला श्रेणी को लेकर के जयपुर को शामिल किया गया है शिल्प और लोक कला के मामले में, है ना। आपको पता है बहुत ही अच्छा शहर है पिंक सिटी जयपुर, है ना, पिंक सिटी जयपुर राजस्थान की। वाराणसी संगीत के मामले में आपको पता है जितने भी घराने हैं वो मैक्सिमम घराने जो है वाराणसी से रिलेट करते हैं, है ना, चाहे गिरिजा देवी हों, चाहे चौरसिया जी हों, आपने ध्यान देना होता है। जो आपकी जीएस की क्लासेस लगातार चल रही हैं चैनल पे, आप वहां से भी देख सकते हैं। और लगातार जो है आपको जीआईसी के लिए अगर आपको एक तरीके का, है ना, वेल डिटेल्ड बैच जो आपके काम का है वो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। और साथ साथ प्लेटफॉर्म पे भी आप जा कर के वहाँ पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए जो ये एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं। जीआईसी हो गया, जीडीसी हो गया, है ना, ये 2 एग्ज़ाम बड़े फैक्टर हैं अभी आने वाले टाइम में। और जिन बच्चों का वनडे एग्ज़ाम में लगातार अपना सिलेक्शन लेना है, उन बच्चों के लिए भी जैसे करंट अफेयर वाला सेक्शन हो गया और साथ साथ जीएस वाला सेक्शन हो गया और कुछ खास जैसे एसओ के बैचेज हो गए, ये लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उसको ज्वाइन करिए और ध्यान से मजे से बस पढ़िए। एक बार कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई तो जरूरी है साहब, चाहे आप टीटी की तैयारी कर रहे हो चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, उसमें खास बात यही है कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई एक बार जरूरी है। तो आप उसको ज्वाइन करिए। इन 9 शहरों को जरा एक बार नाम देख लेते हैं। जयपुर हो गया शिल्प एवं लोक कला के मामले में, वाराणसी हो गया संगीत के मामले में, चेन्नई हो गया संगीत के मामले में, मुंबई हो गया फिल्म के मामले में, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी के मामले में, साथ ही साथ श्रीनगर शिल्प और कला के मामले में, शिल्प और कला के मामले में, है ना, श्रीनगर शिल्प और लोक कला के मामले में, ग्वालियर संगीत के मामले में, कोझिकोड साहित्य के मामले में, लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी, इसी का हिंदी है पाक कला, है ना। आपको ज़्यादा डिटेल जाननी हो तो पिछले महीने दिसंबर वाले करंट अफेयर हमने डिटेल करी थी, आप चाहो तो वो देख सकते हो। पाक कला, है ना। अब इन 58 शहरों को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल करने का निर्णय समरकंद उज्बेकिस्तान में लिया गया था। जो आपने देखा था, है ना, उज्बेकिस्तान में जो ये यूनेस्को है ये कहीं न कहीं बैठक करता है। उस बैठक करने के दौरान वो अपना जो क्रिएटिव सिटीज हो गया, अदरवाइज मान लीजिए ये जो 8 श्रेणियों में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी हर किसी का डिसीजन वो किसी न किसी जगह पे बैठक करके लेता। तो उज्बेकिस्तान में बैठक हुई थी, है ना, उज्बेकिस्तान में बैठक हुई थी 31 अक्टूबर 2025 को। वहीं पे यूनेस्को की 43वीं सम्मेलन में ये फैसले लिए गए हैं कि इनको शामिल करना है। अब बात को पकड़ पा रहे हैं तो बताइएगा, अदरवाइज कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करिए ताकि हम इसको इम्प्रोवाइज कर सकें और आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश हमेशा रहती है। ये कोशिश इसलिए है क्योंकि आपको चीज़ें बहुत ब्रॉड में बहुत ज़्यादा मिली हुई है हर जगह, तो आपको कितना पढ़ना है, कहाँ छोड़ना है, ये कैसे डिसीजन होगा। तो डिसीजन ये है कि साहब कि आप यहाँ पे देखें, आपको सारी बातें क्लियर कट समझ में आने लगेंगी कि हमें पढ़ने से ज़्यादा छोड़ना इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज़ आपके पढ़ने के लिए नहीं है, हर चीज़ आपके सिलेक्शन में सहयोगी नहीं है। आप पढ़ेंगे तो आप स्मार्ट स्टडी के करीब में बिल्कुल नहीं हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक ये क्या है। वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। 7 नवंबर 1875 को ये रचना जारी हुई थी, है ना। किया किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आज भी बहुत सारे बच्चे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी में कंफ्यूजन रहते हैं। इसी में एक ऑप्शन और डाल देता रविन्द्रनाथ टैगोर। दिमाग की दही होने लगती है। पढ़ा है, क्लियर कट पता है, लेकिन एग्जाम का जो इतना बर्डन होता है, बच्चे अपना अरे यार ये मुझे पता तो है, कहीं ये तो नहीं है ना। तो ये कंफ्यूजन जिन लोगों को होती है उन लोगों के लिए रिवीजन बहुत ही जरूरी है। आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने आप को कंफ्यूजन में तो डालोगे ही।
कहानी कहां से निकलती है? 1882 में आनंद मठ के एक अंश के रूप में प्रकाशित किया गया था इस रचना को। पॉइंट समझिएगा, रचना 75 में हो चुकी है, लेकिन आनंद मठ का जब उपन्यास आया तो उसके एक खंड में ये चीज जो है डाल दी गई थी 1882 में, लगभग कितने साल बाद? 7 साल बाद। तो क्या हुआ? पहली बार 1896 में कलकत्ता कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, वहीं पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस वाली पंक्ति को गाया, है ना। जब गाया तो बताया गया कि भैया ये जो वंदे मातरम है इंपॉर्टेंट एक वो इस तरह एंथम की तरह यूज किया जाने लगा, कि जैसे आपने देखा होगा तो आज़ादी के समय में बहुत सारे क्रांतिकारी जो है सरफरोशी की तमन्ना गाते थे। अब उस सरफरोशी की तमन्ना की तरह ही एक ये भी रचना निकल के सामने आई, तो इसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस बन गया। तो बोला गया 1898 के बाद जो राजनीतिक तौर पर पहली बार इसका जो प्रयोग था 7 अगस्त 1905 को बंग भंग आंदोलन में किया गया। अब आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर है? नहीं, ये आपका करंट अफेयर वाला सेक्शन नहीं हो करके ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हो रहा है, ताकि आपको वंदे मातरम से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन ना आए। रचना कब होती है, पहली बार लिया कब जाता है, और जो है जब कांग्रेस अधिवेशन हो जाता है तो उस दौरान किसने गाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वयं गाया था 1896 में। उसके बाद 1905 का टाइम पीरियड आता है, जब बंग भंग आंदोलन का शुरुआत होता है, तो पहली बार राजनीतिक तौर पे वंदे मातरम का प्रयोग होता है। अब ये जब 150 वर्ष पूरे हो गए हैं इस बात को लेकर के, तो सरकार इसके प्रति कुछ काम कर रही है। क्या काम कर रही है साहब? 7 नवंबर 2025 को रचना के 150 वर्ष पूरे हो जाते हैं, इसलिए इसके एवज में 150 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया जाता है। ये जो स्मारक सिक्का है 150 रुपए का है, नाम मात्र का। 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया गया था। यानी कि पूरा कहानी आपको वंदे मातरम से रिलेटेड हो गया। अब इसके बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या आपको लगता है इससे रिलेटेड? नहीं। आपको सिर्फ ये बात ध्यान देना है कि हाँ, हमें कुछ पढ़ना है, लेकिन हमारे काम की बात पढ़नी है, ना कि इसके बारे में बहुत कुछ और। एक बार और रिवीजन फटाफट कर लेते हैं। वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। रचना 7 नवंबर 1875 को पहली बार की गई। रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। साथ ही साथ रचनाकार जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे 1882 में आनंद मठ के एक अंश के रूप में शामिल होता है। पहली बार 1896 में कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन में इसको गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, और उसके बाद इसका राजनीतिक तौर पे पहली बार जब प्रयोग होता है तो उसकी डेट होती है 7 अगस्त 1905। किस कहानी पे? वो बंग भंग आंदोलन होता है उसके दौरान। और बंग भंग आंदोलन के बाद जो है सरकार अब 2025 में 7 नवंबर 2025 को 150 वर्ष जब पूरे हो जाते हैं इसको, तो उसके प्रति 150 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करती है, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड यूज प्रयोग करने के लिए। और 1950 में इसे राष्ट्रगीत के तौर पे अपना लिया गया था। अब ऑप्शन यहीं पे कंफ्यूज कर ले, राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? 1896 में, 1950 में, 1947 में, या फिर 1947 में? अब आपको यहां पे कंफ्यूजन इस बात पे हो जाएगी कि संविधान कब लागू हुआ था या संविधान के पहले। बहुत सारा कंफ्यूजन आपको यहां पे हो सकता है, बट यहां पे कंफर्मेशन हो जाने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार इन बातों को लेकर के, जैसे 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक पूरा एक साल इसको स्मरणोत्सव कार्यक्रम के आयोजन किया जाएगा। इसके उपलक्ष्य में, किसके उपलक्ष्य में भैया? राष्ट्रगीत की राष्ट्रगान। अब आप बताएंगे राष्ट्रगीत की राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, है ना, बिल्कुल, जनगण मन मन कंफ्यूज हो जाना। आते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुछ काम किया है। अब इन काम किया है तो हमें पढ़ना भी पड़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल लड़ाकू विमान को उड़ान भरने वाली, है ना, राफेल जो था उसको उड़ाया उन्होंने। तब ऐसा करने वाली वो पहली राष्ट्रपति बनी है राफेल, है ना। इसके पहले प्रतिभा पाटिल भी कुछ कर चुकी हैं, अगर आपको पता, सुखोई, है ना।
पायलट इनके साथ जो थे अमिल गेहानी थे। 29 अक्टूबर 2025 को अंबाला वायुसेना से स्टेशन पे उड़ान भरी थी। तो सीधा सीधा बात, आप इस राफेल को उड़ाने वाली पहली राष्ट्रपति महिला, तो आप ध्यान रख लेंगे कि एक इनकी बात हो रही है, इनकी द्रौपदी मुर्मू की। हमारी हॉकी टीम ने कुछ काम किया है, हॉकी टीम ने कुछ काम किया तो हमें पढ़ना पड़ेगा। भारतीय हॉकी ने 7 नवंबर 2025 को 100 वर्ष पूरे कर लिए, जिसकी शुरुआत जो है 7 नवंबर 1925 को हुआ था और उसी वक्त हॉकी महासंघ की स्थापना भी हुई थी। लेस इंपॉर्टेंट है, भारत के सबसे वजनी संचार उपग्रह, ये इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे वजनी की बात हो रही है तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ना, ध्यान दीजिए। भारत का सबसे वजनी संचार उपग्रह का प्रक्षेपण जिसका नाम है CMS-03, CMS-03 इसको भेजा गया है। ये किसका विकल्प बनेगा? GSAT-7R के थ्रू, है ना। वैकल्पिक नाम इसका क्या होगा? GSAT-7R। किससे भेजा गया साहब? तो LVM-3, है ना, मार्क 3 M5 ये रॉकेट है जिससे भेजा गया। इसका वजन जरा सुन के आप हैरत हो जाएंगे, 4410 किलोग्राम। भाई साहब एक पूरा टैंकर की तरह मान लीजिए, 4410 किलोग्राम का है जो LVM-3 M5 के द्वारा जो है भेजा गया है और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ये भेजा गया है। अब इनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं तो यहाँ पे नहीं करते हैं। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट आप देखे होंगे, जब पृथ्वी है तो सबसे निचला स्तर होता है, फिर उसके बाहरी स्तर होगा, ये आउटर सरफेस में बना है ना, तो उसमें जियो सिंक्रोनस, है ना, सारे ऑर्बिट बने हुए हैं, वहां पे भेजा जाता है। पॉइंट पे आते हैं आगे, सॉरी, देखिए तीसरा स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत जिसका नाम है INS इच्छक को नौसेना में शामिल कर लिया गया, नौसेना में शामिल किया गया। तो तीसरा है तो बाकी के कौन कौन से हैं? तो पहला है INS संधायक, दूसरा है INS निर्देशक, तीसरा है INS इच्छक। ये तीन के तीन जो है स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत हैं जिनको नौसेना में शामिल कर लिया गया है। अब हाल ही में स्वदेश निर्मित जो युद्धपोत है ना, इसी से रिलेटेड खबर है। हाल ही में स्वदेश निर्मित युद्धपोत को नौसेना में शामिल किया गया, उसका नाम है INS माहे। क्या नाम है साहब? INS माहे। इसके बारे में भी जानना जरूरी है। ये स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत है या युद्ध पोत है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये युद्ध पोत है, वो सर्वेक्षण है, वो सर्वेक्षण करने के लिए, ये युद्ध के लिए। तो INS माहे कहां से भेजा गया? कोचीन से भेजा गया। माहे नाम जो पड़ा है पुडुचेरी, आप पुडुचेरी सुने ना, पुडुचेरी पौंडीचेरी जो आप कह लें, माहे कराईकल यनम 3 जगह का 3 प्लेस है, तीनों 3 स्टेट में है, लेकिन उन सबको मिला करके एक बोला जाता है, उसका नाम है पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी आप कतई मत समझिएगा कि एक जगह पे, आप मैप पे जरा ध्यान दीजिएगा, जो लोग भी ध्यान देते हैं, क्योंकि इलेक्शन है वहां पे तो क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन ना पूछे। आते हैं आगे। INS माहे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है और ये जो है शामिल कर लिया गया है। आगे आते हैं आगे, अपने यूपी की खबर है और यूपी की खबर है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम यूपी का दे रहे हैं। 27वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहां पे किया गया है? तो आंसर क्या है? लखनऊ। क्या है? लखनऊ। ठीक है ना, दिव्य कला मेला याद रखिएगा। आते हैं आगे। QS एशिया रैंकिंग 2026 जारी हुई है। अब ये QS एशिया रैंकिंग जो है जारी हुई तो इसमें यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग मिलती है। जरा जानते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे भाई? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग नंबर 1 पे है, पेकिंग यूनिवर्सिटी ये भी चाइना में ही है, नंबर 2 पे है, नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी ये सिंगापुर में है। याद करिए, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, पेकिंग यूनिवर्सिटी, नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये सब जो है 1, 2, 3 कैटेगरी में है। शीर्ष 100 में भारत के सिर्फ और सिर्फ 7 संस्थान शामिल हैं। आप समझ लीजिए 7 संस्थान, जिसकी शुरुआत ही होती है 59वें नंबर से। IIT दिल्ली, IISc बेंगलोर, ये 59 और 64 नंबर पे आते हैं शीर्ष 100 में, है ना। पॉइंट समझिएगा, 1, 2, 3 नंबर 1, 2 तो चाइना के ही हैं और तीसरा जो है नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर के। अब बाकी 59 और 64 नंबर अपना है। अब आप समझ सकते हो कि हम लोग कहाँ हैं।
राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में होगा। अब होगा तो जरा ध्यान देने वाली बात है। 24वां राष्ट्रमंडल खेल 2030 में होगा। कहां पे होगा साहब? अहमदाबाद में आयोजित कराने का प्रस्ताव है, होगा भी अहमदाबाद में। और ये क्वेश्चन अभी रेलवे के कुछ एग्जाम्स हुए हैं जिनका जो था एनटीपीसी ग्रेड 1, ग्रेड 3 और एक और एग्जाम था रेलवे का ही, उन सब में ऐसी बातें साफ साफ पूछी गई हैं। तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि आपसे न पूछा जाए। 2030 में जो खेलों का आयोजन है उनको लेकर के नाइजीरिया के अबूजा शहर ने भी दावेदारी करी थी, बट कहां पर डिसीजन हुआ है फाइनली? 2030 का राष्ट्रमंडल खेल 100वां साल मनाया जाएगा और वो भारत में होगा। कहां पे साहब? गुजरात का अहमदाबाद, याद रख लीजिए। अहमदाबाद राष्ट्रमंडल बड़ा खेल है और बहुत लंबे समय बाद होता है, तो आपको जानना जरूरी है। राष्ट्रमंडल से रिलेटेड कुछ और खास बातें। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुआ साहब? 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। कहां पे हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था 1930 से। तो अब इसका मतलब ये भी आप समझ सकते होंगे कि राष्ट्रमंडल खेल का शुरुआत कब हुआ? तो 1930 में हुआ। इससे पहले 2010 में 19वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन भारत में किया गया था। अब आप समझ लीजिए, है ना? करेक्ट। 19वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन भारत पहले कर चुका है 2010 में, और अब फिर से 2030 वाला जो आयोजन है भारत में वंस अगेन होगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना का तेजस विमान दुबई एयर शो में प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अगर आपको याद हो तो सोशल मीडिया पे खूब हो हल्ला मचा था, क्योंकि एक पाकिस्तानी ब्लॉगर था, उसने इसका वीडियो बना करके जब वो गिर चुका था तो वो हंस रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने जो है उसको क्रिटिसाइज भी किया था। मैं कुछ और नहीं बोल सकता, सोशल मीडिया पे उसको बड़ी गालियां पड़ी थी। बात है साहब, है ना? क्योंकि गिरा था तो ऐसा नहीं कि तुम लोगों को भी तो गिरते हैं, हमारा ये गिरा, तुम लोगों को तो कई गिरते हैं, बट कोई सुनिए। दुबई एयर शो में कौन सा वायुयान गिरा था? तो तेजस, ये आपको याद रख लेना है। यह एयर शो द्विवार्षिक कार्यक्रम होता है जिसकी थीम थी 2025 की द फ्यूचर इज हियर। द फ्यूचर इज हियर। जो दुबई में एयर शो हुआ था उसकी थीम क्या थी? बस यही इतनी बात है, द फ्यूचर इज हियर। कौन सा विमान गिरा था ये तो कतई नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये थीम पूछी जा सकती है। आपका एग्जाम पूरे 1 साल का होता है, लेकिन लास्ट के जो 6 महीने होते हैं साहब वो बहुत ही एकदम क्रिटिकल होते हैं, है ना? जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था। फिल्म वाले जो न्यूज है, या ऑस्कर हो गया या ग्रैमी हो गया, ये जो मेन है आपको याद रखने हैं, बट सबसे अपडेटेड वाली बात जो है वही आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो चूंकि भारत में हुआ तो ये बात याद रखिए कि कहां पे हुआ है? तो गोवा में संपन्न हुआ है। कहां पे हुआ है? गोवा में संपन्न हुआ है। जब गोवा में संपन्न हुआ तो फोकस कंट्री कौन रहा? स्पेन रहा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? स्किन ऑफ यूथ। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? तो संतोष दवाखर थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? तो उसिमर रियोस थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? जारा सोफिया ओस्टान थी, ये स्पेन की हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में 50 वर्ष पूरे करने पर रजनीकांत को विशेष सम्मान दिया गया। रजनीकांत को 50 साल, आदमी बताइए 60 साल में निपट जा रहा, भाई साहब 50 साल से मूवी कर रहे हैं, है ना? और रजनीकांत साहब हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, है ना, युवा प्रोत्साहित करने के लिए युवा रत्न सम्मान योजना, युवा रत्न सम्मान योजना कौन से राज्य में प्रारंभ किया गया? तो आंसर है छत्तीसगढ़। बस यही इतनी सी खास बात है। युवा रत्न पुरस्कार कहां पे दिया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। कौन से राज्य के द्वारा वर्ष 2025 में उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया गया? तो अपना पड़ोसी है मध्य प्रदेश। अब बताइए यूपी से लगते हुए कितने जिले हैं अपने? तो 11 हैं, है ना? 11 हैं। उसी के बगल में आप ललितपुर, सोनभद्र को फटाक से मैप पे देख लीजिएगा। वैसे यूपी स्पेशल की क्लास आपके लिए आने वाली है बहुत जल्द, है ना? एक क्लास में यूपी स्पेशल विद अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको मैं बहुत जल्द ही दूंगा, है ना?
किस राज्य के द्वारा वर्ष 2025 को उद्योगों का रोजगार बस घोषित किया? आंसर है मध्य प्रदेश। इतनी सी बात याद रहेगी आपको, है ना। अब कुछ बातें इंटरनेशनल लेवल की, कुछ बातें इंटरनेशनल। क्या है खास बात? पीएम मोदी का भूटान दौरा हुआ है। तो सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि वहां की करेंसी क्या है। तो वहां की करेंसी का नाम क्या है? क्या है साहब? न्यूग्लिट्रम। क्या है? न्यूग्लिट्रम, है ना। वहां के राजा कौन? जिग्मे खेसर नामचुंग वांग्याल। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग। चलिए कोई इश्यू नहीं है ना। भूटान के नरेश हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग के 70वें जन्म दिवस के समारोह पर मुख्य अतिथि के तौर पे अपने प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे। ठीक बात, ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और बात, चूंकि बड़े लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, ये जाएंगे तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, वो कुछ काम से जाते हैं। तो काम क्या हुआ? पुनसांगडू सेकेंड। ये पुनसांगडू सेकेंड जो है, ये जल विद्युत परियोजना है, उसका उद्घाटन भारत के द्वारा किया गया। ये 120 मेगावाट की परियोजना है जो भारत भूटान के सहयोग से निर्मित किया गया है। और 1020 मेगावाट जो है ना, 1020 मेगावाट। यहाँ पे 1 जीरो और है साहब, 1020 मेगावाट का क्षमता है। इस परियोजना को वित्त पोषण करने के लिए 400 करोड़ रुपए का रियायती ऋण जो है भूटान को भारत के द्वारा दिया गया था। अब आपसे ऋण तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यह जरूर पूछा जाएगा पुनसांगडू सेकेंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहां हुआ है? ऑप्शन रहेगा नेपाल, भूटान, सिक्किम, जापान। अब आपको आंसर दे देना है ना। ठीक है, बढ़िया। अब राष्ट्रपति भी गई थी। कहां पे गई थी? अंगोला और बोत्सवाना, ये 2 अफ्रीकन कंट्री हैं, वहां पे गई थी। अब गई थी तो वहां पे क्या क्या काम हुआ? 8 से 13 नवंबर में गई थी अफ्रीकी देशों के लिए यात्रा के लिए। राष्ट्रपति जब वहां पे गई थी तो अंगोला गई थी। अंगोला की जो कैपिटल है लुआंडा, अंगोला की जो कैपिटल है लुआंडा। वो अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष देश भी है अंगोला। अफ्रीकी संघ में कितने देश हैं? 52 देश हैं। उन 52 देशों में ये सबसे हेड अभी मतलब चेयर कर रहा है उस 52 देशों का। राष्ट्रपति है वहां पे जोआओ लोरेंको। कौन है राष्ट्रपति वहां पे? जोआओ लोरेंको, जोआओ लोरेंको। अब अंगोला कब स्वतंत्र हुआ था जरा वो जान लेते हैं। अंगोला के बारे में कहानी थोड़ी सी, चूंकि प्रेसिडेंट गई हैं। अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के मुख्य अतिथि के रूप में द्रौपदी मुर्मू गई थी। इस दौरान उन्होंने अंगोला ने इब्सा आपको पता है ना, भारत ने इसके बारे में बड़ी पहल की है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का फुल फॉर्म है ना। और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में, यानी इब्सा और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने के लिए उसको मतलब शामिल कर लिया गया अंगोला को, और अंगोला मान भी गया है ना। बोत्सवाना के बारे में क्या खास बात है? बोत्सवाना की जो राजधानी है गैबरोन है। क्या है? गैबरोन है। वहां की जो राष्ट्रपति हैं ड्यूमा गिडोन सोको। भारत के प्रोजेक्ट चीता के विस्तार के लिए 8 चीता देने पर सहमति बनी है। पहले भी 8 आए हैं ना, पहले भी 8 आए थे और अब फिर से 8 आने वाले हैं। अब जो सहमति बन गई है ड्यूमा गिडोन सोको, ये कहां के प्रेसिडेंट? बोत्सवाना की, जहां की कैपिटल है गैबरोन। और उसके पहले अंगोला की जो प्रेसिडेंट है जोआओ लोरेंको, और वहां की कैपिटल है लुआंडा। लुआंडा कहां कैपिटल है ना? लुआंडा कहां कैपिटल? अंगोला की। बोत्सवाना की कैपिटल गैबरोन। ये दोनों बातें दिमाग में होनी चाहिए। अब कुछ और पॉइंट्स क्या है इनमें खास बात? अफ्रीकी देश जो बोत्सवाना है वो चीतों का गढ़ माना जाता है, यानी सबसे ज्यादा चीते पाए जाते हैं। विश्व में मौजूद लगभग 7100 चीतों में, 7100 चीतों में से लगभग 30% चीते बोत्सवाना में ही हैं। इसलिए वहां से लिया जाएगा, है ना। लगभग 2-2.5 हजार के आसपास है, उसमें से 8 ले आएंगे हम लोग। किस देश के अपदस्थ राष्ट्रपति को वहां के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ICT ने फांसी की सजा सुनाई? तो आंसर है बांग्लादेश। और वो प्रेसिडेंट कौन है? शेख हसीना, है ना, शेख
हसीना। अच्छा, पॉइंट्स बढ़ते आगे। भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारे टेंशन चले, उनके बारे में भी जरा जान लेते हैं। अब तो खैर बांग्लादेश में थोड़ा सा बात बदल गई है। भारत बांग्लादेश के बीच में 2000 में एक प्रत्यर्पण संधि पे हस्ताक्षर हुआ था, 2013 में। अब 2016 में इसमें संशोधन हो गया, 2016 में इसमें संशोधन हो गया। तभी जब अपराध दोनों देशों में होने लगे, जैसे ये होता है ना कि अपराधी दोनों देशों में करके आपस में एक दूसरे देश में भाग जाए, तब ये प्रत्यर्पण संधि का यूज होता था, है ना। लेकिन यदि अपराध राजनीतिक हो तो भारत प्रत्यर्पण संधि से मुकर सकता है, मना कर सकता है। ये बात उन सबों ने क्लॉज में पढ़ी नहीं थी। वहां की संसद के जितने भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, फलाना सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हाँ भारत भेजो शेख हसीना को फांसी देना, फलाना करना। भारत का भक्त नहीं भेजेंगे, तुम क्लॉज ठीक से पढ़ते नहीं हो, हमने क्लॉज बनाए हैं उसमें, उस क्लॉज को पढ़ो, शेख हसीना नहीं जाएंगे। और शेख हसीना अभी भी फिलहाल दिल्ली में ही है। 20वां G20 सम्मेलन 2025 कहां पे हुआ साहब? जोहान्सबर्ग में हुआ। जोहान्सबर्ग कहां पे है? दक्षिण अफ्रीका में। अब 22 से 23 नवंबर 2025 को जब ये हुआ है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, तो इसका 19वां सदस्य देश ब्राजील बना था, है ना। सॉरी, 19वां जो सम्मेलन था G20 का कहां हुआ था? ब्राजील के अंदर हुआ था। और 20वां कहां पे हो गया? दक्षिण अफ्रीका में हो गया। अब क्या है इसकी G20 की थीम? एकजुटता, समानता व स्थिरता। एकजुटता, समानता व स्थिरता। जितने छोटे थीम हों आपको याद रखने चाहिए, है ना। जितने छोटे थीम हो, बड़े नहीं। जो बड़े होता है ना, कई बार 2-2 लाइन के होते हैं, तो आप उसको कतई मत याद रखिए। पहले भी बताया हूं, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसकी जो थीम है एकजुटता, समानता और स्थिरता, इसके साथ साथ और क्या खास बात है? कहा गया है गोरों के विरोध की दक्षिण अफ्रीका की नीतियों के कारण अमेरिका ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। ले भैया, है ना। G20 का बहिष्कार किसने कर दिया? कौन से देश ने? अमेरिका ने। कहां पे हुआ? जोहान्सबर्ग में, है ना। 19वां कहां हुआ था? ब्राजील में। 21वां सम्मेलन का आयोजन कहां होगा? अमेरिका में। 20वें का बहिष्कार किया, 21वें का आयोजन अमेरिका में होगा। ले करो कमाल, है ना। आपको G20। अब आपके क्वेश्चन ये होने चाहिए, क्या भारत का इससे कुछ लेना देना है? भारत का कुछ लेना देना है तो बिल्कुल है। G20 में वर्तमान में 19 राष्ट्र व 2 समूह शामिल हैं। ये 19 राष्ट्र और 2 समूह जो हैं, दोनों समूह कौन से हैं? एक तो यूरोपियन यूनियन है, दूसरा अफ्रीकन यूनियन है। अब ये दोनों सदस्य देश हैं, तो 20 G20 में 19 + 2 ऐसा मान सकते हो। तो इसका जो 18वां सम्मेलन 2023 में कहां पे हुआ था? भारत में हुआ था। 18वां सम्मेलन भारत में हुआ था। और वर्तमान में 19 + 2 यानी 21 जो है इसके सदस्य देश हैं G20 में, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन। इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने 7 घोषणाएं करी थी। 7 घोषणाएं करी थी। इसका मतलब साफ साफ है G20 का सदस्य भारत तो है ही है ना। भारत तो है ही है। तो इस घोषणा में क्या क्या खास बात निकल के सामने आई? तो घोषणा नंबर 1, भावी पीढ़ियों के लाभ हेतु पारंपरिक ज्ञान भंडार का निर्माण करना। एक तो ये बात है ना। दूसरा अफ्रीका में युवाओं के कौशल प्रदान करने हेतु 10 लाख प्रशिक्षकों का समूह तैयार करना। अफ्रीका में आपको पता है वहां पे जो रिसोर्सेस हैं नेचुरल वाले, लेकिन उनको यूटिलाइज करना उनके बस का है नहीं करंटली, क्योंकि वो लोग रिसोर्सेस से थोड़ा सा वीक है, यानी टेक्निकल इम्बैलेंसेस वहां पे ज्यादा हैं। इसलिए भारत ऐसा करेगा। वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया में जो बल होगा उसका निर्माण करेगा। एक तो ये भी बात हो गई। G20 अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का उपग्रह डाटा विकासशील देशों को उपलब्ध कराएगा, है ना। विकासशील देशों को उपलब्ध करवाएगा, उसमें भारत भी आ ही जाएगा, है ना। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के भारत ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में त्रिपक्षीय जो साझेदारी है, ट्रिपार्टाइट पार्टनरशिप। क्या है ट्रिपार्टाइट पार्टनरशिप? ACITI है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्निकल रिनोवेशन पार्टनरशिप का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया? ACITI, है ना। 5वां हो गया। और इसी तरीके से 2-3 बातें और हैं जो कि भारत ने इसमें प्रपोज किया था। ठीक है G20 भी हो गया साहब, है ना।
G20 भी हो गया। अब आते हैं इब्सा समिट पे। इब्सा समिट बात करते हैं, ये 6वां है इब्सा समिट। इब्सा समिट को क्या बोलते हैं? इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, है ना, का आयोजन कहां पे हुआ? जोहान्सबर्ग में हुआ, दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। इससे पहले इसका जो 5वां समिट था वो 2011 में प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। आपको 5वां भले नहीं याद हो, लेकिन इब्सा का 6वां समिट कहां हुआ है ये बात पता होनी चाहिए, ये बात पता होनी चाहिए। 21वां सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में होगा। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया। 2003 में पहला सम्मेलन, 2006 में ब्राजील में। गठन का उद्देश्य दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। अच्छा, थोड़ा सा ये मिस इन्फॉर्मेशन हो गया है, एक लाइन एक्स्ट्रा है, ये पिछले वाले का है, बट आप इब्सा पे वापस फोकस कर लीजिए। मैं बता देता हूं आपको, ये लाइन पिछले वाले पेज का है ना, यहां से आपको ध्यान देना है, यहां से आपको ध्यान देना। इब्सा का जो गठन है, इब्सा का जो गठन है ये 2003 में होता है ना, 2003 में होता है। अब जो पहला सम्मेलन था 2006 में होता है। गठन होने के बाद इसका उद्देश्य था साउथ साउथ कॉर्पोरेशन। ये इब्सा का मेन पॉइंट है। कॉप 30 समिट, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कॉप 30 का सम्मेलन कहां पे हुआ है। कॉप 30 का सम्मेलन कहां पे हुआ है? तो आंसर है बेलम, ब्राजील। बेलम, ब्राजील, बेलम, ब्राजील, बस से बेलम, बस से ब्राजील। 22 नवंबर 2025 को होता है। अध्यक्षता कौन करता है? आंद्रे कोरियो डोलागो द्वारा यहाँ पे अध्यक्षता होती है। भारत का जो प्रतिनिधित्व है कौन करते हैं साहब? तो भूपेंद्र यादव करते हैं, जो कि पर्यावरण एवं वन मंत्री हैं। अमेरिका इसमें भाग नहीं लेता। अमेरिका कहता है चल भाग, हम कॉप वॉप में भाग नहीं लेंगे, हम नहीं करेंगे कार्बन नेगेटिव न्यूट्रलिटी, कार्बन उत्सर्जन कम, हमारे पे कोई वृद्धि का फर्क नहीं पड़ता है। यानी वहाँ पे एक पागल सा बंदर आया हुआ है और उस बंदर के हाथ में उस्तरा, वो उस्तरा कैसे चला दे ये कतई मालूम नहीं है। अब देख रहे होंगे तमाम सारे ऊट पटांग बयान जो है लगातार ऐसे किसी शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को तो देने का कोई मोरल नहीं बनता है, बट क्या ही किया जाए, बट क्या ही किया जाए, है ना। वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है ना, उसको लक्ष्य निगरानी करने की कोशिश की जा रही है। यानी वैश्विक तापमान वृद्धि कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक होनी चाहिए? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ग्लोबल इंप्लीमेंटेशन ट्रैकर और मिशन लॉन्च कर दिया गया है। इसी को देखते हुए उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए एक नया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटीज लॉन्च किया गया है, जिसका शॉर्ट नेम है TFFF, टफ। ये टफ लॉन्च किया गया। फुल फॉर्म क्या होगा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। फिर से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी कब लॉन्च किया गया है, क्यों लॉन्च किया गया है? तो आप इसका रिलेट करेंगे कॉप 30 से। कॉप 30 का आयोजन कहां पे होता है? तो ब्राजील के बेलम में होता है। कौन सा देश इसमें भाग नहीं लेता है? तो अमेरिका भाग नहीं लेता है। मतलब इस बार कुछ इकोनॉमिकल कंटेंट है ना, देखते हैं। 2024-25 में कृषि उत्पादन में कुल जो खाद्यान्न उत्पादन था 357.73 मिलियन टन हो गया। 24-25 का 357.73 मिलियन टन है। आपको यही याद रखना और कुछ नहीं। इस पूरे डेटा का मतलब सिर्फ यही है। कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? 357.73 मिलियन टन है। उसमें चावल गेहूं का आंकड़ा कुछ इतना है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है ना, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। अभी हम MSP वगैरह जो है मार्च के महीने वाले में बता देंगे, है ना। आपको इस एग्जाम के लिए चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे फिर वनडे एग्जाम हो, ASO हो, UPSSC हो, लेखपाल हो, उसके लिए ये जो करंट अफेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई आप अपने स्तर से करते रहते हैं, लेकिन अगर आप जो रील स्क्रॉल करते हैं तो उस रील स्क्रॉल के बदले आप ये देखें। ऋण गारंटी योजना की मंजूरी। ऋण गारंटी योजना की मंजूरी क्या है भैया? कहा गया है कि जो निर्यातक है ना, उनके लिए ऋण गारंटी योजना की मंजूरी कैबिनेट के द्वारा दे दी गई है। तो डेट क्या है? 12 नवंबर 2025 को इसकी डेट दे दी गई है। इसके तहत क्या क्या होगा? इसके तहत ये होगा कि राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा ऋण संस्थाओं को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। अब ये आपके समझ से बाहर हो गई होगी बात,
बट सिर्फ इतना सा मोटा मोटा समझिए कि ये जो ऋण गारंटी है एक नेशनल लेवल का प्लान है। जैसे कई बार क्या होता है, आप निर्यात करते हो, है ना, मीनवाइल जो बड़े निर्यातक होते हैं उनको भेजने के लिए सामान बाहर, यानी कि पैसा उनका जाए, मतलब सामान जाएगा तो ही पैसा आएगा, लेकिन उसको भेजने के लिए भी तो पैसा चाहिए। उस तरीके के जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है उस पर गारंटी सरकार लेने को तैयार हो गई है। इससे जो निर्यातक हैं वो फायदे में रहेंगे, देश भी फायदे में रहेगा, जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना फायदा। कुछ खास बात और, भारत का 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ। कहाँ पे हुआ साहब? आपको पता है, नई दिल्ली में ही होता है ना, नई दिल्ली में ही होता है। थीम क्या था? एक भारत श्रेष्ठ भारत, याद रखने वाली बात है। और इस वक्त साझेदार राज्य कौन था? बिहार था, उत्तर प्रदेश था, राजस्थान था और साथ ही साथ महाराष्ट्र था। तो साझेदार राज्य याद रखें न रखें, फोकस राज्य जरूर याद रखिएगा कि ये झारखंड है। और ये कहां पे आयोजित हुआ आपको पता होना चाहिए, नई दिल्ली में। किस नंबर का? 44वां। और कुछ खास बात, और कुछ खास बात, ये खास बात क्या है भैया, रूस की जो सरकारी एरोस्पेस कंपनी थी जिसका नाम था यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, और भारत का जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, फिर से रूस की सरकारी एरोस्पेस जो कंपनी है जिसका नाम है एरोस्पेस कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के मध्य एक समझौता होता है जिसके तहत भारत में पहली बार पूर्णतः यात्री विमानों को जिसका नाम होगा SJ-100 विमान, क्या नाम होगा? SJ-100 विमान का निर्माण किया जाएगा। ये जो SJ-100 विमान है इनका निर्माण कम दूरी के लिए किया जाएगा। अब जो चूंकि इनकी कैपेसिटी थोड़ी कम होती है बट कम दूरी का निर्माण भारत में होना शुरू हो जाएगा, है ना। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोस्पेस कंपनी लिमिटेड कहाँ पे हैं? रशिया के अंदर, रशिया और भारत। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की जो दर है 0.25% है, जो कि अभी हिसाब से देखा जाए तो एकदम बैलेंस्ड है, बट सच्चाई इसके ठीक उलट है। अक्टूबर 2025 में यह पिछले 10 वर्ष का सबसे निम्नतम स्तर है, और थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें जो मुद्रास्फीति है 1.21% है, 1.21% है। बता दिया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। भारत में जीडीपी व नेशनल इनकम संबंधी क्या क्या खास बात है? भारत में जीडीपी व नेशनल इनकम संबंधी आकलन के लिए नया आधार वर्ष घोषित हो चुका है। जो डेट है याद रख लीजिए 2022-23 है। तो क्वेश्चन यही निकल के सामने आता है कि पुराना वाला कौन था? तो 11-12 था। ये आधार वर्ष आपके जब आप नौकरी करने जाएंगे साहब तो आपको टीए डीए जितने भी महंगाई भत्ते हो गए वो सब जोड़ जाड़ के इन्हीं आधार वर्षों के माध्यम से संतुलित होता है। अब कहोगे आधार वर्ष से कैसे? बस डिसीजन ये होता है कि 2011-12 में मान लीजिए आटे का प्राइस इतना था तो उस हिसाब से महंगाई इतनी बढ़ी तो हम इतना पैसा अभी जो है लोगों को दे रहे हैं, है ना। आधार वर्ष, बेस ईयर, इसके ऊपर चर्चा और हो जाएगी कभी अगर आपको नहीं समझ में आता, बट मोटा मोटा यही बात है ना, कि महंगाई भत्ता वगैरह सब इसी के हिसाब से जोड़ करके दिया जाता है। ये नए आधार वर्ष के निर्धारण में सुझाव देने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के सेवानिवृत्त प्रोफेसर थे ये कमेटी के सदस्य विश्वनाथ गोलडार, उन्हीं की अध्यक्षता में ये 26 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था जिसने अपना ये सजेशन दिया कि भैया आधार वर्ष बदलिए, अब चीजें बदल गई हैं, महंगी हो गई हैं। यह 8वां अवसर होगा जब जीडीपी आकलन के लिए आधार वर्ष में परिवर्तन होगा। तो पहला परिवर्तन कब हुआ? आंसर है 1967 में, 1967 में। उन दिनों आधार वर्ष 48-49 था, 1948-49 था, उसके स्थान पर बदल के 1960-61 हो चुका है ना। बहुत बात समझ में आ गई। बेस ईयर के बारे में कुछ बात समझ में आई। 8वां अवसर है जब ये बदलाव होगा। पहली बार कब किया गया था? 1967 में किया गया। उन दिनों बेस ईयर वही आजादी के समय का था, 48-49, है ना। बढ़ते हैं आगे। 16वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को सौंप दी है। तो फटाक से क्वेश्चन ये निकल के आता है कि उसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया आप लोग जानते होंगे,
उनके जो सदस्य हैं एन जॉर्ज हैं, है ना, एन जॉर्ज मैथ्यू हैं, मनोज पांडे हैं, अजय नारायण है, डॉक्टर सौम्या कांति घोष हैं, पूर्णकालिक सदस्य हैं, ये टीवी रविशंकर हैं, अंशकालिक सदस्य हैं। इनके जो सचिव हैं ऋत्विक रंजन पांडे हैं। इनकी जो सिफारिशें हैं 1 अप्रैल 2026 से, बस ये डेट याद रखिए, 1 अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल 2026 से आगामी 5 वर्षों के लिए, जिसकी डेट होगी 2030-31, 26-27 से शुरू 30-31 तक चलेगा। अरविंद पनगड़िया साहब का जो मतलब सजेशन है ना, वो मान लिया गया है, सजेशन मान लिया गया है। ठीक बात याद रहेगा। 16वां वित्त आयोग खत्म। यहीं पे निकल के सामने आगे 15वां वित्त आयोग कौन थे? तो एनके सिंह थे। उससे पहले कौन थे? रेड्डी साहब थे। अब 8वां वेतन आयोग, जिसके लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके लिए पूरा मेहनत चल रही है, ये सुन करके बड़ी खुशी होगी आपको, है ना। जैसे लगे कि सरकारी नौकरी फटाक से जाकर के एक कार बुक होगी। 8वें वेतन आयोग के एक पत्ते बात, है ना। 8वें वेतन आयोग के 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष है रंजना प्रसाद देसाई हैं। उसकी जो सदस्य हैं प्रो पुलक घोष हैं। पुलक घोष साहब अंशकालिक सदस्य हैं और इसके सचिव थे पंकज जैन, पेट्रोलियम आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं ये। अब ये जो सचिव है पंकज जैन साहब, इन सब लोगों ने मिलकर के कुछ घोषणा बताई है। कहा गया है कि ये जो 8वां वेतन आयोग है केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी 2025 में कर दी गई थी, पर सदस्यों को नियुक्ति 28 अक्टूबर को की गई। अब जो 28 अक्टूबर को जब ये की गई तो उनकी कुछ सिफारिशें भी बाद में आती है। तो सिफारिशों का डेट है 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना अपेक्षित है। अब 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा तो फटाक से लोगों को इतना पैसा मिलेगा सरकार के द्वारा कि मजा ही आ जाएगा। रीजन जब आप ज्वाइन करते हो तो जिस डेट से ज्वाइन करते हो उस डेट के बाद और जिस डेट से ये लागू होता है उस डेट का बकाया राशि आपको एज ए क्या बोलते हैं बोनस के तौर पे दे दिया जाएगा। तो 8वें वेतन आयोग को सरकारी कर्मचारियों को बड़ा इंतजार है और हम लोगों को भी। नियुक्तियां, संजय गर्ग क्या बने भैया? भारत मानक ब्यूरो, है ना, BSI, है ना, के नए महानिदेशक बने हैं। विश्वजीत सहाय क्या बने हैं? नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं। चरणजीत सिंह कौन है? देश के नए CGI 53वें रूप में बनेंगे। चरणजीत सिंह, है ना, 53वें। खालिद एल अनानी मिस्र के यूनेस्को के नए महानिदेशक बने। खालिद एल अनानी ये मिस्र के हैं। खालिद एल अनानी यूनेस्को के हैं महानिदेशक, इसलिए याद रखिए इस पद को स्वीकार करने वाले अरब देश के पहले व्यक्ति हैं। अरब देश के पहले व्यक्ति खालिद एल अनानी। आते हैं आगे। आइडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। क्या मतलब है इसका? IIDA। ये IIDA 1995 में गठित किया गया था। क्या 1995 में जब गठित किया गया तो इसके सदस्य संख्या की संख्या 35 थी। भारत के जो CEC हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को अगले 1 वर्ष के लिए इस संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। और क्या क्या बात है भैया? तो IIDIA, है ना, ये स्टॉकहोम स्वीडन में 3 दिसंबर को ये कार्यभार ज्ञानेश कुमार जी ने संभाला है। अपने काम का उतना है नहीं, बस ज्ञानेश कुमार रिलेटेड थे इसलिए बता दिया गया है कि IIDA के ये क्या बने हैं? मेंबर भी बने हैं। आते आगे। अब क्या क्या पुरस्कार मिला इनके बारे में फटाफट जान लेते हैं, है ना। बुकर प्राइज के बारे में बात कर लेते हैं। ये हंगरी मूल की एक ब्रिटिश लेखिका है जिनका नाम है डेविड सेजले। उनका उपन्यास फ्लैश के लिए इनको दिया गया है बुकर पुरस्कार। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में जिन जिन राज्यों को मिला था उनके नाम है महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। सर्वश्रेष्ठ जिला कौन था? उत्तर जोन का अपने UP का है तो मिर्जापुर है, उत्तर प्रदेश। पूर्वोत्तर जोन में कौन जिला है? सिपाही जिला है, त्रिपुरा का है। पश्चिम जोन में खरगोन है, मध्य प्रदेश का। पूर्वी जोन में राजनंदगांव छत्तीसगढ़ का है, वो है। दक्षिण जोन में तिरुनेलवेली है, जो तिरुनेलवेली हो तमिलनाडु में पड़ता है। ये सारे के सारे उत्तर, पूर्वी, पश्चिम, पूर्वी, दक्षिण जोन में पाए गए हैं। समझ में आ गई बात? ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात हो रही है। जिले स्टेट के रूप में पूछा जाए महाराष्ट्र है, गुजरात, हरियाणा है। और जिलों के बारे में बात की जाए तो मिर्जापुर अपने UP का हो गया, पूर्वोत्तर में सिपाही जिला त्रिपुरा का हो गया, पश्चिम जोन में खरगोन मध्य प्रदेश हो गया, पूर्वी जोन में राजनांदगांव हो गया, दक्षिण जोन में तिरुनेलवेली हो गया। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकायों की बात करें तो नवी मुंबई महाराष्ट्र हो गया, भावनगर गुजरात हो गया। ये सर्वश्रेष्ठ पानी वानी के बारे में बात थी जो कि संरक्षण करने में लोग आगे हैं। आते हैं आगे।
आते हैं आगे, आते हैं आगे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024, मिशेल बैचलेट चिली की पूर्व राष्ट्रपति थी जो इनको मिला है। मिस अर्थ 2025 कौन बनी थी? नताली पुरुषनोवा बनी थी, चेक गणराज्य। मिस यूनिवर्स 2025 कौन बनी थी? फातिमा बॉस बनी थी, मैक्सिको की। मिस इंटरनेशनल 2025 कौन बनी थी? कैटरीना ड्यूक बनी थी, जो कि कोलंबिया की थी, जो कि कोलंबिया की थी। महत्वपूर्ण दिवस, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, इसके परेशान बिल्कुल ना होए, बस आप सुने और कहानी का आनंद लें ताकि ये आपका हर मंथ वाइज। अब आपको पूरे महीने करंट अफेयर पढ़ने से तो बेहतर है ना कि आप एक वीडियो देखें जो कि 1 घंटे के अंदर अंदर में मामला आपका सब निपट जाएगा और अच्छे से आपको आएगा। कुछ भी यहाँ पे छोड़ा नहीं जाता है, ये कतई आप ध्यान न दिया करें। महत्वपूर्ण दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन भी उसी दिन होता है, इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। बिरसा मुंडा दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है साहब? जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को, याद रखिए, पूछा गया था अभी हाल ही में। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मत्स्यिकी दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस जो है, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये डे जो है मैं हर बार लास्ट में बता देता हूं, हर महीने के। अब यूं समझिए रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, एक तरीके से यूं समझिए, क्योंकि हम लोग पिछले 1 साल से कर रहे हैं और ये सेकंड ईयर है, तो आपको ये पूरा का पूरा बताया गया है हाल ही में। पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। फ्लैश सभी बुकर के बारे में बताया है, डेविड सजले हैं। द विडो है जॉन ग्रिशम, द विडो है जॉन ग्रिशम, है ना, द विडो है जॉन ग्रिशम। और साथ ही साथ है ना, विडो है जॉन ग्रिशम। द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, किरण देसाई ने लिखा है इसको। द मैजिक लॉस्ट ऑफ इयरिंग, सुधा मूर्ति ने लिखा है। सुधा मूर्ति वही है ना, सुधा मूर्ति वही है। अच्छा, सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में, है ना, एक स्मृति डाक टिकट जारी किया गया है ना। 150 रुपए का मूल्य स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री ने जारी किया है। 150 रुपए की बात अगर आ गई है तो अभी आपसे एक और पूछता हूं, अभी हमने स्टार्टिंग में बताया 150 रुपए में और क्या जारी किया गया था? 150 रुपए का एक और स्मारक सिक्का जाना गया था राष्ट्रीय गीत के ऊपर, राष्ट्रीय गीत के ऊपर, है ना। भगवान श्री सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी 1926 में 2026 में 1926 से लेकर 2026 तक ये 100 साल पूरे हो गए, तो उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी कर दिया है। ये आंध्र प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान हुआ था, है ना। काहिरा जो मिस्र में है, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम, ये इंपॉर्टेंट है खबर, ये इंपॉर्टेंट है खबर। विश्व का सबसे बड़ा, है ना, म्यूजियम दर्शकों के लिए खोल दिया गया है, जिसका नाम है ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम। ये म्यूजिक नहीं है, म्यूजियम है, म्यूजियम है ना, म्यूजियम है। 1 लाख कृतियां रखी गई हैं इसमें। भगवान श्री सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी में 1926-2026 के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया आंध्र प्रदेश में कार्यक्रम के दौरान। कुछ युद्धाभ्यास भी हमें देखने पड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है बीच बीच में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, तो ध्यान सिर्फ उसी पे रखना है। त्रिशूल, इसके बारे में बात कर रहे हैं। त्रिशूल, त्रिशूल क्या है? त्रिशूल भारतीय सशस्त्र सेनाओं का युद्धाभ्यास है जो जैसलमेर में हुआ। ये जैसलमेर में राजस्थान में हुआ। मित्र शक्ति क्या है? मित्र शक्ति का ये 11वां वर्जन है, भारत और श्रीलंका, बेलगांव कर्नाटक में हुआ। विनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच में आयोजित होता है, और वियतनाम ये हनोई में आयोजित हुआ। गरुड़ा का 8वां सीजन है, ये भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ा होता है। पूर्वी प्रचंड प्रहार तीनों सेनाओं का एक संयुक्त अभ्यास है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ। कुछ खेल कूद से रिलेटेड बातें ये हैं कि भारत में पहली बार ये जो विजेता बना है 13वां विश्व कप का। आपको पता है, बढ़िया न्यूज थी वो, 13th वर्ल्ड कप 2025 वुमेन का भारत पहली बार विजेता बना। मेजबान देश भी भारत ही था, विजेता भी भारत बना, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका था, है ना। कमाल की बात हो गई। इसके जस्ट बाद पुरुष वालों ने भी लपेट दिया, है ना। कोच अमोल मजूमदार थे विमेंस टीम का। फाइनल मैच का आयोजन कहां हुआ? DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में। प्लेयर ऑफ फाइनल मैच शेफाली वर्मा घोषित किया गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनी? दीप्ति शर्मा। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर थी, है ना, हरमनप्रीत कौर। अब यहां से आपको ये पूरा डिटेलिंग तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि हाँ विमेंस सीरीज का जो आयोजन था कहां हुआ और किसने जीता,
है ना, मेजबान देश कौन। फिडे कप 2025 का 11वां संस्करण हुआ है। फिडे कप आयोजन गोवा में होता है। जोआखिर सिंड्रो विजेता बनता है, उज्बेकिस्तान को बोलते हैं। फिडे विश्व कप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं, है ना, विश्व कप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं जोआखिर सिंडरो, ये उज्बेकिस्तान के हैं। आयोजन कहाँ होता है, गोवा में होता है। उप विजेता कौन, वेई चीन के, उप विजेता वेई चीन के। फ्रेंच ओपन 2025 की बात कर लेते हैं। पुरुष एकल विजेता है एंडरसन एंटरनोसन, डेनमार्क के। महिला एकल विजेता ऑनसे यंग, दक्षिण अफ्रीका के। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में कौन जीते, लक्ष्य सेन। अब लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलियन ओपन के जीते हैं। पुरुष एकल विजेता एंडरसन एंटरनोसन। ये दोनों बात को आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब ये कमाल की बात है, ये कमाल की बात है जो अपने काम का है। मेघालय के आकाश चौधरी प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले विश्व के तीसरे और प्रथम श्रेय ग्रैफील्ड, दूसरे रवि शास्त्री। मतलब ऐसा समझिए, आकाश चौधरी ने 6 बॉल पे 6 छक्के लगा दिए, करेक्ट बात है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में तो पहले कौन थे, ये तीसरे नंबर के बने, तो पहले कौन थे, तो पहले वाले श्रेय गैरफील्ड थे ऑस्ट्रेलिया के। दूसरे रवि शास्त्री थे, बल्लेबाज बने, और रणजी ट्रॉफी के दौरान ये मामला निपटा है ना। तीसरे बने भाई रणजी ट्रॉफी। दृष्टिबाधित महिलाओं का पहला T20 विश्व कप नेपाल को फाइनल में हराकर भारत ने जीत लिया है। आयोजन कहाँ हुआ था, श्रीलंका में। इतनी सी बात है। भारत दूसरा महिला कबड्डी विश्व कप 2025 बांग्लादेश में संपन्न होता है। विजेता भारत, उपविजेता ताइवान बनता है। पहला विश्व कप 2012 में पटना में हुआ था, है ना, पटना में पहला विश्व कप 2012 में पटना में हुआ था। तब भी विजेता भारत ही था, दोनों बार विजेता भारत ही बना है ना। भारत के दिग्गज टेनिस जो खिलाड़ी थे रोहन बोपन्ना, उन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। तीनों ने अपना अंतिम टूर्नामेंट पेरिस के मास्टर्स में खेला था। भारत का प्रतिनिधित्व करते इन्होंने कुल 26 युगल खिताब जीते हैं। 2019 में इनको क्या क्या मिला है, अर्जुन पुरस्कार मिला है। 2024 में ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। थोड़ा और खास बात, साइंस टेक की बात कर लेते हैं। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 WHO द्वारा, है ना, जारी किया गया है। WHO द्वारा जारी किया गया है ना, WHO द्वारा। जो सर्वाधिक मामले हैं WHO का द्वारा जो टीबी रिपोर्ट जो आई है, इस टीबी रिपोर्ट में थोड़ा सा बात टेंशन की ही तो है। अब 10.7 मिलियन लोग, यानी कि लगभग 10.5 करोड़ 11 करोड़ लोग जो है टीबी से ग्रसित है। उसमें भारत में अकेले 25% लोग हैं। 25% लोग कहां पे हैं, भारत में अकेले हैं। अब भारत में जब अकेले 25% लोग हैं, इसका मतलब यह है कि दूसरे नंबर पर कौन, इंडोनेशिया में। खूब बीड़ी पीते हैं भाई साहब वहां भी। 2024 में भारत में 27.1 लाख लोग मामले दर्ज किए गए। टीबी उन्मूलन का जो वैश्विक लक्ष्य है टीबी उन्मूलन का, वो 2030 है। आपको ये बात याद रखनी चाहिए। टीबी किससे फैलता है, माइकोबैक्टीरियम से फैलता है, जो ट्यूबरक्लोसिस नाम का जीवाणु होता है उसके कारण फैलता है, और यह फेफड़े को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। विश्व क्षय रोग दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस। अब ये भी इंपॉर्टेंट खबर है, युवा AI फॉर ऑल पहल, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा इंडिया AI मिशन के तहत शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, AI के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करना। अब वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करना, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, लक्ष्य क्या है, 1 करोड़ नागरिकों को AI स्किल से सशक्त करना है, और यह एक निःशुल्क पाठ्यक्रम होगा। सबसे अच्छी बात तो यही है कि AI आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना या समझना, उसके बारे में जानना इतना जरूरी हो गया कि जैसे कंप्यूटर, पहले कंप्यूटर आया, अब AI को सीखना मैंडेटरी है। AI से संबंधित जानकारी दी जाती है, जो कि ये पूरा का पूरा सेंट्रल प्लान्ड स्कीम है ना। IIT बॉम्बे ये काम करने की कोशिश करेगा। IIT बॉम्बे ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। याद रख लीजिए, ये क्वांटम मिशन के तहत पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित करने वाला IIT बॉम्बे है। बड़ी अच्छी बात है ये IIT बॉम्बे। महाराष्ट्र राज्य ने कुष्ठ रोग को नोटिफिएबल बीमारी घोषित कर दिया गया है ना, महाराष्ट्र ने। बांग्लादेश विश्व का 8वां देश बन गया है जिसने
टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन टीसीवी, क्या नाम होगा इसका, टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन टीसीवी को अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया है बांग्लादेश। भारत ने सिकल सेल एनीमिया, आपने सुना होगा है ना, सिकल सेल एनीमिया, भारत ने सिकल सेल एनीमिया के बीमारी के लिए पहली स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी लॉन्च की है। ये जो स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी है, इसका नाम बड़ा कमाल का है, याद रखिए बिरसा 101, ये बिरसा मुंडा के नाम पे ही है, बिरसा 101 रखा गया है। इसे CSIR-IGIB, जिसका नाम है CSIR तो आप लोग जानते होंगे, IGIB के बारे में जान लेते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है ना, IGIB और CSIR के द्वारा। हाल ही में वर्ष 2010 के बाद पहली बार जर्मनी के हैम्बर्ग में पहली बार वाइल्ड पोलियो का वायरस मिला। ले भैया, हो गया कहानी, पोलियो वायरस जो है मिट चुका है लेकिन जर्मनी में मिल गया। भारत पोलियो वायरस को कब एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया भारत से, तो 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। ये बात आप समझिएगा, इंपॉर्टेंट खबरें हैं, ये सब खबरें इंपॉर्टेंट हैं। COP30 के सम्मेलन के दौरान ब्राजील ने बेलम में हेल्थ एक्शन प्लान पेश किया, जो पूर्णतः स्वास्थ्य पर केंद्रित पहला अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन फ्रेमवर्क है। ये मैंने बता दिया था, बेलम में आयोजित हुआ था, अमेरिका बाहर हो गया था। हाल ही में वर्ष 2010 के बाद पहली बार जर्मनी के हैम्बर्ग में वाइल्ड पोलियो का वायरस मिला। भारत 2000 मैंने बता चुका। पर्यावरण परिस्थिति के बारे में जानते हैं, कुछ खास बातें। जलवायु जोखिम सूचकांक, शीर्ष प्रभावित देश हैं डोमिनिका, म्यांमार, होंडुरास। भारत 9वें स्थान पे। जलवायु जोखिम सूचकांक कौन जारी करता है, तो जर्मनवाद जारी करता है। पहला देश डोमिनिका है, भारत 9वें स्थान पे है। टाइफून कालनेमी, आपको याद हो फिलीपींस और वियतनाम में खूब तबाही मचाया था कालनेमी, है ना, कालनेमी। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिससे फिलीपींस और वियतनाम में भारी तबाही मचाई, और कालनेमी दक्षिणी चीन सागर में बनने वाला 13वां टाइफून है। तो कालनेमी क्या था, टाइफून था, बस इतनी बात रखें। नामकरण भारत किया था। वैश्विक मीथेन स्थिति रिपोर्ट 2025, यूनेप और CCAC क्या है, मतलब इसका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, है ना, क्लाइमेट एंड क्लियर एयर कंडीशन द्वारा। रिपोर्ट में क्या कहा गया कि विश्व जो है मीथेन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में कार्य कर रहा है, लेकिन यह प्रगति वर्ष 2030 के वैश्विक मीथेन संकल्प को पूरा करने के लिए धीमी है। कमी तो ला रहा है बट पॉसिबिलिटी कम है कि वहां तक पहुंच पाए हम लोग। संयुक्त राष्ट्र उत्सर्जन के द्वारा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 तक जो ग्रीन हाउस गैस था ना, उसमें जो वृद्धि हुई है, भारत को जो वृद्धि करने वाला जो यूं कहें कि देश है ना, मामले में भारत विश्व में प्रथम है ना। उत्सर्जन जो हमारा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है वो भारत नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे चीन है, और परसेंटेज की दृष्टि से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो है इंडोनेशिया करता है, बाद में भारत करता है परसेंटेज की दृष्टि से। बाकी वैसे तो देखा जाए जो है ना आयतन के रूप में तो भारत ही करता है। वैश्विक उत्सर्जन के रूप में चीन सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर अमेरिका। भारत के ग्रेट निकोबार आइलैंड पर लाइकोडोन इरनिवी, फिर से लाइकोडोन इरविनी की खोज की गई है। यह क्या है, यह सांप की एक प्रजाति है, बस यही इंपॉर्टेंट है। अपना ग्रेट निकोबार आइलैंड पे, अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है, उस पर लाइकोडोन इरविनी नाम का एक क्या खोजा गया है, सांप खोजा गया है, बस इतनी सी बात है। चूंकि जब नई वैरायटी खोजी जाती है तो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ये बिहार वाले बच्चों के लिए विश्व की गोगाबिल झील, अब ये क्या मतलब है, 94वें रामसर स्थल के रूप में बिहार की गोगाबिल झील को घोषित कर दिया गया है। वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं, तो 96 है। याद रख लीजिए, एक जरूरी बात है, वर्तमान में कितने रामसर वही ईरान वाली जगह 96 है। 94वां बिहार का गोगाबिल झील कहाँ पे, कटिहार में है। यह नेचुरल ऑक्सबो झील है। बिहार में अब कुल 6 रामसर स्थल हैं। अब बिहार में कुल 6 रामसर स्थल है, तो जरा जान लीजिए कौन कौन से, छह कौन कौन से जान लीजिए।
काबर झील बेगूसराय में, नागा पक्षी अभयारण्य जमुई में, कनकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में, गोकुल जलाशय बक्सर में, उदयपुर झील चंपारण में, गोगाबिल झील कटिहार में, ये सब वहां पे उपलब्ध है। देश भर में तमिलनाडु में 20 और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। अपने काम का ये जरूरी है। विश्व भर में चाहे जितने हो, विश्व में 96 रामसर स्थल है ना, सॉरी वर्तमान में 96 रामसर भारत में, और बिहार के अंदर जो है कुल कितने हो गए 6, और इन 6 में काबर झील बेगूसराय, नागा पक्षी अभयारण्य जमुई, नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई, गोकुल जलाशय बक्सर, उदयपुर झील चंपारण, गोगाबिल कटिहार में उपलब्ध है। अब पूछा जाए किस स्टेट में सबसे ज्यादा रामसर है, तो तमिलनाडु। यूपी में कितने रामसर स्थल है, तो 10 रामसर स्थल हैं। उसके बाद बिहार में 6 है ना, तमिलनाडु, यूपी, बिहार। 95वां जो रामसर स्थल है उसका नाम जरा याद रख लीजिए, बहुत जरूरी है। कोपरा, कहाँ पे, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। 96वां जो है रामसर स्थल सिलसेट झील है, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट 2025 GFRA फाओ द्वारा जारी किया गया है। कुल वैश्विक वन क्षेत्र 4.14 बिलियन हेक्टेयर, 4.14 बिलियन हेक्टेयर 32% क्षेत्र के रूप में ये सम्मिलित है। वैश्विक वन संसाधन है ना, 32% क्षेत्र। भारत विश्व में 9वें स्थान पर वैश्विक वन संसाधन क्षेत्रों के तौर पे आता है। वृद्धि के मामले में तीसरे स्थान पे। राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन यशोभूमि नई दिल्ली में है ना, यशोभूमि जगह का नाम है, नई दिल्ली में। 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में महाराष्ट्र को दिया गया। और सारंडा वन झारखंड में, सलूमरदा थिमक्का कर्नाटक में 114 वर्ष में इनका निधन हो गया। भारत की वृक्ष महिला के रूप में ये जानी जाती हैं। इनका नाम तो आया था, काफी आया था, बहुत चर्चा में थी। सलूमरदा थिमक्का कर्नाटक की 114 साल की थी और वृक्ष महिला के नाम से जानी जाती है। कहा गया था इनके जो घर परिवार वालों ने खूब ताना मारा था, इनके बच्चे नहीं थे, इन्होंने इतने पेड़ लगाए थे, बोलते यही मेरे बच्चा, और जंगल तैयार कर डाला था। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध मालदीव में लगा दिया गया। सेंटिनेल-6B उपग्रह फाल्कन 9 से छोड़ा गया है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 डेनमार्क टॉप पे है। ये पूरा था जनवरी मंथ का। अभी हम फरवरी भी लाएंगे, मार्च भी लाएंगे, अप्रैल भी लाएंगे, और दिसंबर नवंबर का आप अपने चैनल पे देख करके कवर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। MCQs हम करवाएंगे, टेस्ट सीरीज के तौर पे हम जल्दी लाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डेट पे। बहुत बहुत धन्यवाद।